इस वक्त की अच्छी और ताज़ा खबर आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी लेकर हमारे चैंपियन प्लेयर्स स्वदेश लौट आए हैं। अब से थोड़ी देर पहले कैप्टन रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का बड़े जोश से शानदार स्वागत किया गया। मुंबई में खिलाड़ियों के सम्मान की तैयारी की जा रही है। देश भर में चैंपियंस की वाहवाही हो रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में जीत को लेकर दंगा हुआ। पूरे देश के लोग ढोल नगाड़े बजाकर नाचते रहे, लेकिन महू में चंद लोग घरों और दुकानों को फूंकते रहे, गाड़ियां जलाते रहे। पूरे देश में लोग टीम इंडिया की जीत पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, मगर महू में गिने चुने लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पत्थर बरसा रहे थे। पुलिस ने दंगे के आरोप में 12 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि भारत की जीत का जश्न टकराव का इशू क्यों बना? इसमें हिंदू मुस्लिम झगड़े का सवाल कहां से आ गया? जब विजय जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो शरारत किसने की? पत्थर किसने फेंके? भीड़ को किसने भड़काया? टीम इंडिया की जीत से मिर्ची किसको लगी? क्या चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई या फिर बात कोई और थी? क्रिकेट की जीत को बहाना बनाया गया। मऊ में टीम इंडिया की जीत के बाद हिंदुओं के घरों, दुकानों और गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। घायल होने वाले भी हिंदू हैं, इसलिए डिमांड हुई कि हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। दंगाइयों पर वैसा ही एक्शन होना चाहिए जैसा योगी आदित्यनाथ यूपी में करते हैं। इस मामले में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? मस्जिद के मौलवी ने क्या दावा किया? मैं आपको दोनों तरफ की बातें सुनवाऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लेते कि कल देर रात महू में माहौल खराब कैसे हुआ। दुबई में कल रात जैसे ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया तो पूरे देश में जश्न शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के महू में भी क्रिकेट फैंस तिरंगा लेकर टीम इंडिया के सपोर्ट में विजय जुलूस निकाल रहे थे। वहां भी आतिशबाजी हो रही थी। क्रिकेट फैंस बाइक्स लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए महू की सड़कों पर निकले। तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि इस जुलूस में कुछ मुस्लिम भाई लोग भी शामिल हैं। सब लोग मिलकर जश्न मना रहे थे। जुलूस पूरे शहर में निकला, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही विजय जुलूस में शामिल नौजवान महू के जामा मस्जिद रोड से गुजरे तो अचानक माहौल बदल गया। पहले मस्जिद से कुछ लोग निकले, उन्होंने जुलूस में शामिल लोगों को रोका, वापस लौटने को कहा। जुलूस में शामिल लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मस्जिद से बड़ी संख्या में लोग बाहर आए, मारपीट शुरू कर दी और इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। कुछ ही मिनटों के बाद दर्जनों लोग सड़क पर आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। जामा मस्जिद रोड, पत्ती बाजार, मार्केट चौक, माणक चौक, सब्जी मार्केट, कनॉट रोड पर जमकर पथराव हुआ। जुलूस में शामिल लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। अचानक हुए हमले से घबराकर जुलूस में शामिल लोग इधर उधर भाग गए, लेकिन पथराव करने वाली भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गौर करने वाली बात यह कि पथराव करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके हाथों में पत्थर थे, डंडे थे। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था ताकि उनकी पहचान न हो पाए। दंगाई नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे थे। हमला करने वालों ने पत्थर के साथ पेट्रोल बम भी फेंके और इसके बाद सड़क पर खड़ी मोटर बाइक को जला दिया गया। दंगाइयों के सामने जो कुछ आया उसको उन्होंने आग के हवाले कर दिया। 2 घरों को जलाने की कोशिश की गई। सड़क पर खड़े रेडियो और ठेलों को भी जला दिया गया। कार के शीशे तोड़कर उसके अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। करीब आधा दर्जन गाड़ियां हिंसा की आग में जल गई। 4 दुकानों को भी पूरी तरह जला दिया गया। हिंसा की खबर मिलने के बाद 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची।
तो भीड़ अलग अलग हिस्सों में बंट गई और आसपास के इलाकों में उत्पात मचाया, पत्थर चलाए, आगजनी की। एक पुलिसकर्मी दंगाइयों की भीड़ में फंस गया। जब उसने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे घेर लिया। इसके बाद पुलिस वाले को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद बहुत सारे लोग बदले हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले जो लोग टीम इंडिया के प्लेयर्स को निशाना बना रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा, कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सेमीफाइनल से पहले कैप्टन रोहित शर्मा का मजाक उड़ाया था, उन्हें मोटा कहा था और सबसे अनइम्प्रेसिव कप्तान बताया था। लेकिन जीत के बाद उन्होंने टीम इंडिया को खास तौर पर बधाई दी। स्पेशली रोहित शर्मा की 76 रनों की शानदार पारी की जमकर तारीफ की। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने चैंपियंस ट्रॉफी में मैच के दौरान रोजा न रखने के लिए मोहम्मद शमी को कोसा था, फतवा जारी किया था, मोहम्मद शमी को इस्लाम से खारिज करने की बात कह दी थी। लेकिन आज उन्हीं मौलाना ने मोहम्मद शमी को देश का नाम ऊंचा करने वाला बताया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। अब मोहम्मद शमी जब घर लौटे तो रमजान के दौरान जो रोजे छूट गए उनकी भरपाई कर ले। टीम इंडिया के कामयाबी पर, जीतने पर कप्तान, तमाम खिलाड़ियों को और मोहम्मद शमी साहब को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। इन लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। और ये भी मोहम्मद शमी साहब से कहना चाहूंगा कि उनके जो रोजे कज़ा हुए, छूट गए, वो रमजान शरीफ के बाद रख लें। जैसे देश भर में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत की चर्चा है, वैसे ही पूरे बिहार में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा की चर्चा हो रही है। गोपालगंज में आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आखिरी दिन था, लेकिन पिछले 2 दिन में कथा में इतनी भारी भीड़ जुटी कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लाखों लोग कथा सुनने पहुंच गए, उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए। खुद धीरेन्द्र शास्त्री को वीडियो जारी करके भक्तों से निवेदन करना पड़ा कि वो कथा में ना आए। उन्होंने भक्तों से कहा कि घर पर बैठकर टीवी पर ही उनकी कथा सुन लें, क्योंकि इतनी भारी भीड़ के इंतजाम नहीं हो सकते। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की इस अपील का कोई असर नहीं दिखा। आज भी लाखों लोग उनकी कथा में पहुंचे। लोगों का उत्साह देखकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा उन्हें पूरा यकीन है वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनकर उभरेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के लोगों से वादा किया कि वो बहुत जल्द फिर से बिहार आएंगे, इससे भी बड़ा पंडाल लगाएंगे और जिन्हें उनका बिहार आना पसंद नहीं आया उनसे सिर्फ यही कहेंगे, बुरा ना मानो, होली है। हम आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हाँ, पक्का है। और इसका पूरा श्रेय बिहार को जाएगा। और भैया, हम चाहते भी हैं हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। और हम दोबारा फिर आएंगे। अब अगली बार और बड़े मैदान में आएंगे। इस बार तो कई एकड़ के खेतों की तुमने धूला उड़ा दी है। खेतों की धूल उड़ गई। कई लोगों की जिंदगी ऐसे लग रही कि घर से वो सद्धज कर आते हैं, यहां से सीधे महादेव बाबा बन करके जाते हैं। आओ, बिना फाउंडेशन का फाउंडेशन लग जाता है। बिहार वालों, हम तुम्हारा कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे, पर तुम हमारी बात मत भूल जाना। हिंदू हो तो हिंदू कहलाना। बिहार वालों, दुनिया में तुम्हें कोई साथ दे या ना दे,
पर बागेश्वर धाम तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है, जब मन करे आ जाया करना। पागलो बढ़िया हंसते हुए जाओ, होरी भी हो गई, अर्जी भी लग गई, कथा भी हो गई, धूल भी उड़ गई, भूल भी नहीं भई, बुरा ना मानो होरी है। और हमारे आने से किसी को बुरा लगा हो तो अपन कह देंगे बुरा ना मानो होरी है। बिहार में विवाद होली को लेकर भी हो रहा है। आज बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया कि अगर किसी मुस्लिम को रंगों से ऐतराज है तो होली के दिन घर से बाहर न निकले, घर में ही नमाज पढ़े। अगर घर से बाहर निकले तो दिल बड़ा करके निकले, रंग पड़ जाए तो बुरा न माने। देखिए, साल में 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन होली है। होली साल में एक बार होती है। रंग त्योहार उत्सव का ये पर्व है और रंग अगर लग जाता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, नहीं तो गंगा यमुना संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए उस दिन हिंदू बंधु को ही खेलने दें। वैसे वो लोग तो रंग का व्यापार भी करते हैं, अबीर बेचते भी हैं, बनाते भी हैं, लेकिन अगर कोई लगा देता है या किसी पर फेंका उनको पड़ जाता है तो बवाल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप घर पर ही रहें, अब बड़ा करेजा हो तो बाहर निकलें। आपके बयान से भी बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि कई पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही हैं। आप पार्टी का विरोध करने से क्या होगा, मैंने सही कहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहां महाकुंभ और गंगा जल को लेकर सियासत हो रही है। असल में राज ठाकरे ने महाकुंभ में गंगा जल पीने वालों का मजाक उड़ाया। पुणे में अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस समारोह में राज ठाकरे ने कहा कि गंगा जल साफ नहीं है, पीने लायक नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता बाला नंदगांवकर महाकुंभ में गए थे, वहां से गंगा जल लाए और उन्हें पीने के लिए दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा था कि महाकुंभ में करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे और जहां इतने लोग नहा रहे हों वहां का पानी कैसे पिया जा सकता है। राज ठाकरे ने कहा कि लोगों को अंधी श्रद्धा से बचना चाहिए, इससे नुकसान होता है। आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत. अहो मला माहिती आहे, मी कित्येक स्विमिंग पूल बघितले असे जे सुरुवातीला उद्घाटनाच्या वेळेला निळे होते, हळूहळू हिरवे हिरवे व्हायला लागले. कोण जाऊन त्याच्यामध्ये मला सांगा पडेल त्यात गंगेत ह्यानं तिथे काहीतरी केलं ते मी इथे पितोय. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही. एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी, आणि आम्ही काय नदीला माता. आज संसद के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ और पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा में डीएमके के सांसदों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाषा का मुद्दा उठाया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही डीएमके के सांसद टी सोमती ने आरोप लगाया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोपने के लिए मोदी सरकार ने तमिलनाडु का फंड रोक दिया है। मोदी सरकार पैसा रोककर तमिलनाडु सरकार को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना चाहती है। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक ट्रेंड है। 2000 crores originally meant for तमिलनाडु को आवंटित होने वाले 2000 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को दे दिए गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु ने अपने यहाँ 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने से मना। आज जम्मू कश्मीर से एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई। यहाँ विधानसभा में एक फैशन शो को लेकर हंगामा हुआ। असल में गुलबर्ग में एक फैशन शो हुआ जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। 7 मार्च को गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें स्की वेयर कलेक्शन के साथ मॉडल्स ने बर्फ पर रैंप वॉक किया। उस वक्त तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन
इस फैशन शो के वीडियो सामने आए तो मौलानाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने ट्विटर पर लिखा कि रमजान के पवित्र महीने में गुलमर्ग में एक अश्लील फैशन शो आयोजित किया गया, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और इसके बाद असेंबली में पीडीपी के नेताओं ने इशू को उठाया, कहा कि रमजान के महीने में जुमे के दिन जम्मू कश्मीर में फैशन शो के नाम पर अश्लीलता की गई और सरकार खामोश बैठी है। इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में करीब 25 मिनट तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो हुआ वो गलत था, सरकार से इस तरह के आयोजन की परमिशन नहीं ली गई थी और जैसे उन्हें पता चला उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उमर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। असेंबली में नेता विपक्ष सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि फैशन शो के दौरान शराब भी परोसी गई थी। शराब का लाइसेंस तो सरकार ही देती है, फिर उमर कैसे कह सकते हैं कि उन्हें फैशन शो की जानकारी नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उमर अब्दुल्ला साहब को पता ना हो। उमर अब्दुल्ला साहब के नज़दीकी रिश्तेदारों का नीडूज होटल है। ऐसा माने तो उमर अब्दुल्ला साहब का ही होटल है, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है। जो इनकी किचन कैबिनेट है वो यही है, इन्हीं के रिश्तेदारों की है। और जिस गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला साहब मुझे लगता है कि हफ्ते में एक चक्कर लगाते हैं घूमने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, कभी स्कीइंग, कभी गॉगल लगा के आनंद लेने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब उन पे बात उठी तो वो उनने पल्ला झाड़ दिया। नहीं, ये उनको ये करना चाहिए था कि ये रिश्तेदार मेरे नहीं है। पहले इंक्वायरी रिश्तेदारों पे हो। दूसरी, जो शराब का सेवन वहाँ पे हुआ है, ये शराब देने की शॉर्ट टर्म लाइसेंस उमर अब्दुल्ला साहब के एक्साइज डिपार्टमेंट की है। ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो उन्हें सलाह दे रहा हूं कि आप देखें कहीं आपका ही साइन ना हुआ हो, तो ये पल्ला नहीं झाड़ सकते। मुझे लगता है कि बीजेपी और पीडीपी गुलमर्ग में फैशन शो को लेकर खामखा की कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं। फैशन शो देश भर में होते हैं, अगर गुलमर्ग में हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जम्मू कश्मीर पूरे देश से अलग नहीं है, ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। फैशन शो देश के जिस भी हिस्से में हो, जिसे प्रॉब्लम है वो फैशन शो में ना जाए, उसे ना देखे। लेकिन इस पर रोक लगाने की, लगाम लगाने की, इसे अपराध बताने की वकालत करना ये ठीक नहीं है। इसे लेकर उमर अब्दुल्ला की सरकार को घेरने की कोशिश भी एक सियासी चाल है, इसलिए इसमें किसी को फंसना नहीं चाहिए। फैशन शो के बारे में इतना कहा जा सकता है, अगर ये रमजान के दिनों में ना होता तो शायद बेहतर होता। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने माफी मांग ली है, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं उनसे माफी मांगी है, तो यह मामला यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। भारत छोड़कर भागे हुए आईपीएल के फॉर्मर चेयरमैन ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ललित मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पास बसे देश वानुआतू की नागरिकता ले ली थी, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ललित मोदी को दी गई सिटीजनशिप और उनका पासपोर्ट कैंसिल करने का आदेश दिया है। ललित मोदी पर 2009 में आईपीएल के टीवी राइट्स बेचने में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप हैं। हवाला के जरिए पैसा देश से बाहर भेजने का आरोप है। 2010 में ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ जांच शुरू की थी। इसके बाद ललित मोदी एक बार ईडी के सामने पेश हुए। जब उन्हें लगा वो फंस सकते हैं तो वो ब्रिटेन भाग गए। तब से वो लंदन में रह रहे हैं। 7 मार्च को ललित मोदी ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन को बताया था कि उन्होंने वानुआतू की नागरिकता ले ली है, इसलिए इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना चाहते हैं। वानुआतू $1,55,000 यानी करीब
1.3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर अपनी नागरिकता दे देता है। लेकिन आज वानुआतू के प्राइम मिनिस्टर जोथम नापट ने कहा कि उन्होंने सिटीजनशिप कमीशन को ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया है, क्योंकि वो भारत में वांटेड हैं और उन्होंने ये जानकारी वानुआतू से छिपाई। ललित मोदी की हरकतों से साफ है कि वो जानते हैं कि कानून का पंजा कभी भी उनकी गर्दन तक पहुंच सकता है और अब उनका बचना मुश्किल है। इसलिए वो अलग अलग देशों में नागरिकता लेने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन भारत की जांच एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं और वो दिन दूर नहीं जब ललित मोदी को भारत आना पड़ेगा और यहां के कोर्ट के सामने अपने गुनाहों की सफाई देनी पड़ेगी।